हेलो। क्लास नाइन्थ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आज इसका दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास कल हम लोगों ने लिया था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम लोगों ने रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लेवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे, सेल्डियन एंड स्वान, वर्चाउ, इन सब के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी स्टडी करने की कोशिश करी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल जो अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर से सेल क्या होता है, किस तरीके का होता है, किस किस तरह के सेल्स आपके होते हैं। फिर बेसिक फीचर्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था और सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है हम लोगों का नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो उसको डिस्कवर करने का काम था रॉबर्ट ब्राउन का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, या फिर हम लोगों ने देखा था कि जो है जो अनियंस थे, ठीक है, उनकी जब स्टैनिंग की गई थी तो सबों के बीच में क्या था, एक डार्क कलर की चीज़ें ऑब्टेन हो रही थी, बाकी तो सब चीज़ें थी ही। उसके अलावा जो है स्टैनिंग जब होती है सेल की तो उसके अंदर जो कलर होता है वो सेंटर के अंदर काफ़ी डार्क होता है और वही आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियस। इसको ब्रेन या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के मदद से स्टैनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ्रेनिन सॉल्यूशन होता है, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन होता है, उनकी मदद से भी स्टैनिंग की जा सकती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में होता क्या है कि आपके पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन लेयर की होती है, तो डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस कवरिंग के अंदर जहाँ तहाँ क्या होता है, पोर्स, जो आपके ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल को अलाउ करते हैं फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है, कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि साइटोप्लाज्म से जो है उनका क्या हो सके, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल हो सके। अब इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम, इट कंटेन्स द क्रोमोसोम, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और जिस समय सेल डिवीज़न होगा यही क्रोमोसोम जोम जो है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो है अपने को दिखता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अपने को क्या याद रखना चाहिए, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। यानी क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जीन्स। तो न्यूक्लियस हो गया आपके पास, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास हुआ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर हुआ आपके पास डीएनए और साथ में प्रोटीन। डीएनए के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स। और यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। अब कहता है कि सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, कि जो अभी सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वहाँ पे डीएनए आपका प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल।
तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन मटेरियल होती है, वहीं पे आपका डीएनए क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता है। अब न्यूक्लियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपके सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू न्यू सेल्स, कि यहाँ पे आपके पास जब भी सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे क्रोमेटिन जो है आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द वे सेल विल डेवलप, कि जो सेल आपका डेवलप हो रहा है वो किस तरीके का सेल होगा और वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा जब वो एक बार मैच्योर हो जाएगा। तो ये सारे जो केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल होते हैं वो कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो न्यूक्लियस का। उसके बाद कहता है न्यूक्लियोइड्स एक टर्म है। तो हम लोगों ने सेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये भी अपने को याद रखना है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो आपके एक क्लोज्ड मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, यानी जिसमें मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और यूकैरियोट्स जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो है आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहता है जैसे बैक्टीरिया है आपके पास, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो काफ़ी पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके चारों तरफ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह के सेल को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या हुआ, सेल विच लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, और उसी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। अब अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन वेसिकल्स होता है जहाँ पे क्लोरोफिल अटैच होता है, यानी कि उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। और यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। और क्लोरोफिल इसके अंदर किससे एसोसिएटेड होगा, तो प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो एक फ्लूइड कंटेंट जो कहाँ पर होता है, तो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली चीज़ यही याद रखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और प्रत्येक ऑर्गेनल जो इसके अंदर मौजूद है, प्रेजेंट होगा, उसका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो प्रोकैरियोट्स क्या हुए, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें यूनिक केस किसका होता है, तो वायरस का, क्योंकि वायरस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे बिहेव करता है व्हेन इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है तब तक उसके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं होता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा तो बॉडी के हिसाब से वो अडेप्ट करता है और फिर वो अपना मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग पार्टिकल्स में आ सकता है। Outside the body, it is non-living. When it comes inside, it behaves as the in living things. अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो कहते हैं सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होता है टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कि उसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए सेल के अंदर बहुत सारे जो हैं क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
और उसी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विद इन देमसेल्स, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। तो ये सारे क्या हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दो फिगर्स है जिसको ज़रूर से बना लीजिएगा। एनिमल सेल है जिसके अंदर आपके पास सबसे बाहर होता है सेल वॉल, बीच में आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ग्रेनस टाइप में जो है वो साइटोप्लाज्म है, सेंट्रियोल्स हैं, गोल्गी एपेरेटस है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइजोसोम्स होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जबकि प्लांट सेल में आपके पास सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल, और उसके बाद आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है, तो इट इज़ द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स, उसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। और ये दिखने में कैसा होता है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER से हम लोग डिनोट करते हैं। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच होता है उसी के वजह से वो कैसा हो जाता है, रफ। तो रफ किस वजह से होता है, ड्यू टू राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। और राइबोसोम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है, और एक बार प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे होगा तो फिर उसको अलग अलग प्लेसेस तक पहुँचाने का काम किया जाता है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। और लिपिड्स किस चीज़ में मदद करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस बेसिकली क्या हुआ कि जब लिपिड्स आपका सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रिपेयर करता है। प्रोटीन और लिपिड्स फंक्शंस एज द एंजाइम एंड हार्मोन्स, की जो आपके पास प्रोटीन और लिपिड्स है वो हार्मोन्स की तरह भी काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके एक चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का काम करता है, कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है कि वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल प्रोवाइड करेगा जिससे चीज़ों की ट्रांसफ़र हो सके। उसके अलावा ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। उसके अलावा लीवर सेल जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, उस लीवर सेल के अंदर जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी कल और परसों 2 दिनों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।